नमस्ते दोस्तों, डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट सीजन 1 लेकर आ रहे हैं आपके लिए डिजिटल जगत की सबसे ताज़ा खबरें। क्या आप तैयार हैं एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और नए डिजिटल ट्रेंड्स को जानने के लिए? तो बांधिए सीट बेल्ट और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र। जी हाँ, जहाँ हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और हमारे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेके आएंगे, गहराई से एनालिसिस और मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमारे फाइनल सेगमेंट में हम आपको लेके चलेंगे मार्केट एनालिसिस की दुनिया में, जहां हम समझेंगे इस हफ्ते के खास हलचल को और उसके पीछे की कहानी। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफर पर। तो आइए इस हफ्ते की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ, बिटकॉइन से स्पॉट ईटीएफ्स लॉन्च हो चुके हैं। बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी के बाद इथेरियम की कीमत में एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। फाउंडर के कर्ज का माया जाल और कर फाइनेंस क्या आने वाला कल। ईगन लेयर इथेरियम के सिक्योरिटी फीचर्स को कॉस्मोस चेन्स में लेके आ रहा है। सर्कल ने यूएस आईपीओ के लिए गुप्त आवेदन दाखिल कर दिया है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपूर्वा, क्या ताज़ा खबर इस हफ्ते की? मनीष, ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन ईटीएफ का अप्रूवल जो 10 साल से पेंडिंग था, उसको मंजूरी मिलने से ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो मनीष, बिटकॉइन को सरकारी मोहर लगने से आप ये मान लो कि ये डिजिटल दुनिया में एक क्रांति की शुरुआत है। और ये इतना महत्वपूर्ण मोड़ रहेगा जो हम शायद आज समझ नहीं सकते, बट अगले 5 साल 10 साल में जब मुड़ के पीछे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सफ़र का बहुत बड़ा पड़ाव रहा है ये बिटकॉइन की जर्नी का। तो इसको समझते हैं कि इससे क्या होगा। तो 11 एप्लीकेशन मंजूर हुई है एसईसी ने। तो इससे क्या होगा कि जो यूएस का जो ट्रैफिक है पेंशन फंड का होगा, या जो अमूमन इन्वेस्टमेंट होते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू, और ये दुनिया के टॉप एसेट मैनेजर्स में से एक हैं। जी हाँ, सबसे बड़े। तो इसकी चर्चा करते करते हम पिछले 3-4 महीने चले जाते हैं। मनीष, हम जब से रिकॉर्ड करना शुरू किया हमारे पॉडकास्ट, राइट, तब से हम बात कर रहे थे कि ब्लैक रॉक ने अर्जी डाली हुई है। और जब ब्लैक रॉक ने, हालांकि 10 अर्जियाँ ऑलरेडी पड़ी हुई थी, लेकिन आपको हम दर्शाना चाहते हैं कि ब्लैक रॉक की अहमियत का। तो जैसे ही शायद सितंबर में ब्लैक रॉक नामक जो फंड है, उन्होंने अर्जी डाली बिटकॉइन के लिए, तो मार्केट ने ऑलरेडी एंटिसिपेट हो गया था कि ये पास होना ही है। क्यों ना, इसको 10 साल लग गए, अभी तक पास नहीं हुआ है, हर बार रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन ये बार तो होनी है। तो उसके साथ बिटकॉइन में उछाल देखने को मिला था। 23-24 हज़ार से लेकर वो 40 हज़ार के ऊपर निकल रहा था। वही एंटिसिपेशन में ही निकल गया था कि ये इसको मंजूरी मिलनी है। तो मंजूरी मिलने के बाद बिटकॉइन फिर से उछला, करीबन 48-49,000 के आसपास चला गया था। नाउ सेटल डाउन। बट मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ शेयर करूँगा आपके साथ स्क्रीन पर। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा ट्विटर पर थ्रेड है, आल्टकॉइन डेली नामक एक चैनल है उनका। तो उनको ना कंपेयर किया है बिटकॉइन के ईटीएफ को गोल्ड के ईटीएफ के साथ। तो 2004 में गोल्ड का ईटीएफ लॉन्च हुआ था, और उससे जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट फंड आना शुरू हुए वो काफ़ी बढ़ गए थे। तो आप मान लो कि 2004 में गोल्ड का ईटीएफ के बाद 3 दिन लगे थे उसको $1 बिलियन डिपॉजिट के लिए, और बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के बाद 24 घंटे में 1.5 मिलियन फंड ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गए बिटकॉइन में। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर से 1.5 मिलियन के अंदर से अमूमन रफली 700 मिलियन जो फंड आए हैं वो ब्लैक रॉक के आए, और आई थिंक 300 के आसपास जो आए हैं वो फिडेलिटी से आए। तो ये नंबर, ये आंकड़ा बढ़ता ही रहेगा, लेकिन लोगों का स्पेशली जो टेक्निकल चार्ट्स और वॉल स्ट्रीट का जो मानना है कि अगले 1 साल में, यानी 12 महीने के अंदर कम से कम 25 से 50 बिलियन डॉलर
का फंड फ्लो होगा बिटकॉइन ETF में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं मनीष? जी, इसका महत्व मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। 25 से 50 बिलियन डॉलर का सीधा प्रेशर, बाइंग प्रेशर, जी बिल्कुल। तो इससे बहुत गति मिलेगी और ये स्पेस बहुत ही डायनामिक रहने वाली है। तो इट्स गोइंग टू बी वॉच दिस स्पेस। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़ नामक जो ट्रेंड होता है, उन्होंने बिटकॉइन 25,000 से अक्यूमुलेट किया था, वो शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये हफ्ते की शुरुआत डाउन रही है, सेल प्रेशर रहा है, 42,000 के आसपास है अभी बिटकॉइन। बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डायनामिक सिनारियो अगले 6 से 12 महीने के लिए। और इसके साथ ही मैं एक प्लगिंग कर लूँगा, हमारा जो पहला एपिसोड है पॉडकास्ट का बिटकॉइन का ही है, वो हम रिलीज़ कर रहे हैं फ्राइडे। तो अगर आपको बिटकॉइन की हिस्ट्री या उसका फंक्शन या क्या चीज़ है वो समझना है, तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल दुनिया पर यूट्यूब पर ज़रूर सुनिएगा। तो अपूर्वा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी हेडलाइन है, जो उछाल देखने को मिली है इथेरियम में, उसके बारे में क्या बताएंगे? तो मनीष, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो जैसे इंडस्ट्री के लिए एक यूनिक टॉक पॉइंट कह सकते हैं हम कि बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस रेशियो की बहुत बात होती है। अमूमन ये देखा गया है कि बिटकॉइन कोई भी बुल रन के पहले, शुरू होने से पहले, बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत बढ़ जाता है। तो मार्केट आज की डेट में 1.75 ट्रिलियन के आसपास है। तो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इज एट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स बिटकॉइन। और बाकी के जो 750 बिलियन है, उसके अंदर से 300 साढ़े 300 रफली स्पीकिंग इथेरियम पर आते हैं, और बाकी मिलाकर सब कुछ बचा कुचा में जाता है। तो जो बिटकॉइन ETF, बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस रेशियो है, वो बहुत ही स्क्यूड रहा है पिछले 6-8 महीनों से। तो बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ही हैवी है। लेकिन ये बिटकॉइन के जो ETF अप्रूवल के साथ अब ये हो गया है, क्योंकि इथेरियम के भी ETF ऑलरेडी 7 एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जो मई 2024 में उसका जवाब आने वाला है। और उसके साथ ब्लैक रॉक के CEO यानी हमारे लैरी फिंक साहब ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम का भी ETF होना चाहिए। तो उस वजह से इथेरियम 24 घंटे में ऑलमोस्ट ETF अप्रूवल के बाद इथेरियम में 20% का उछाल मिला। तो ये भी बहुत ही डायनामिक साल रहने वाला है बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम के लिए भी। और ये जो रेशियो स्क्यूड है पिछले 6-8 महीने में, बिटकॉइन बहुत हैवी है, वो मुझे लगता है कि इथेरियम इज गोइंग टू कैच अप विद बिटकॉइन। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम अपना डिस्क्लेमर दे दें। जी, अब दे दी। तो सुनने वालों के लिए और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमको यूट्यूब पे और विभिन्न चैनलों पे देख रहे हैं, उनको हम ये बता दें कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये आपकी जानकारी के लिए है। जो डिजिटल दुनिया है, जो Web3 की दुनिया है, जो क्रिप्टो करेंसीज़ की दुनिया है, इसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इसकी जो ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमारा कहीं पे भी ये हमारी मंशा नहीं है कि हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दें। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करने हैं क्रिप्टोज़ में, तो आप अपनी रिसर्च करिए। आप जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनसे आप राय सलाह करिए। लेकिन अगर आपकी कोई किसी चीज़ को समझने में अगर आपकी कोई दुविधा है, तो आप इस चैनल पर आ सकते हैं। तो अगेन, वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। यू डू योर रिसर्च योरसेल्व्स। आगे बढ़ते हैं पूर्वा। तो तीसरा जो यहाँ पे हेडलाइन जो मुझे दिख रही है कि जो फाउंडर्स के कर्ज का जो माया जाल था और कर्व फाइनेंस का आने वाला कल, तो क्या होगा वो? तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्व क्या है। तो हमने पहले सिर्फ नाम पर बात की थी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कर्व फाइनेंस किस बला का नाम है। ये इतना महत्वपूर्ण प्लेयर है क्योंकि ये क्या करता है, ये डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बट ये सिर्फ स्टेबल कॉइन्स के लिए। और इसकी तकनीकी डिटेल में नहीं जाते। मुद्दा क्या है कि मोटा मोटा बात करते हैं, तो इसका जो फाउंडर है वो बहुत ही लेवरेज है उसकी पोजीशन। और इसका ब्लॉकचेन का फ़ायदा ये है कि ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम सबको दिख रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो वो लेवरेज्ड है, वो सबको दिख रहा है। और उसकी वजह से उन्होंने अगस्त 2023 से लेकर कई कदम लिए अब तक, और उनके सामने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि उनको तोड़ा जाए। उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, वो ऑपोजिट बैट ले रहे हैं,
और वो स्क्वीज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही इनका लिक्विडेशन शुरू होगा उनका प्रॉफिट शुरू होगा। तो ये ताकत का संतुलन बहुत ही डायनामिक है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कर्व फाइनेंस जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। तो वहाँ पर जो भी इम्पैक्ट होती है, एस्पेशली जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आती है ओनर के लेवरेज होने से, राइट, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को, निवेशकर्ताओं को और उसके अंदर जिन्होंने फंड्स डाले हुए सबके ऊपर होगा। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है और हम इसको कवर कर रहे हैं। तो अगर आप कर्व फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो वॉच दिस प्लेस। ये बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है अभी। देखिए, इतनी आसान सी भाषा में आपको ये जो कहना चाहिए कि जो कठिन शब्दावली है, जो बड़े बड़े फाइनेंसेस के जो शब्द हम सुनते हैं, उनको समझने का मौका आपको इस पॉडकास्ट में मिलता है। अपूर्वा, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी बहुत कुछ Web3 की दुनिया का इसी पॉडकास्ट से सीखने को मिला है, आपके होस्ट के तौर पर। थैंक यू मनीष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली हेडलाइन है कि ईगन लेयर इथेरियम के सिक्योरिटी फीचर्स को कॉस्मोस चेन्स में ला रहा है। थोड़ा बढ़ाइए इसको आगे। चलो चलते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं ईगन लेयर पर। मैं आपके साथ फिर से एक स्लाइड, अमूमन हमारी काफ़ी सारी जो स्लाइड्स होती है ना वो ट्विटर पर ही होती है, तो अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ये जो की डिटेल्स होती है वो शेयर करते हैं। ईगन लेयर पिक्चर में आया इंडस्ट्री में लास्ट ईयर से, उसकी काफ़ी चर्चा है। ये एक रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल है। अगेन फिर से प्लग इन डाल रहे हैं हम कि हमने एक पूरा एपिसोड रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत ही जल्द आपके साथ लेकर आएंगे ईगन लेयर पर, और रीस्टेकिंग क्या होता है। अगर आपको समझना है, जानना है, तो वॉच दिस स्पेस फॉर ईगन लेयर का एपिसोड जो डिजिटल दुनिया पर आएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं मनीष कि ईगन लेयर पर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि कॉस्मोस क्या है। हमने इथेरियम के बारे में काफ़ी बात की है बहुत सारे पॉडकास्ट में, तो वो और काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी माहिती है ऑलरेडी इन इथेरियम के लिए, लेकिन कॉस्मोस के लिए शायद कम हो। तो कॉस्मोस और इथेरियम ये दोनों अलग अलग ब्लॉकचेन है, लेकिन इनका जो डीएनए है, इनके जो मूल वैल्यूज़ है ना, वो बहुत ही सिमिलर है, लेकिन दोनों ने डिफरेंट अप्रोच अपनाया अपने गोल्स को अचीव करने का। तो इथेरियम का हमने जैसे बात की थी, वो मोनोलिथिक ब्लॉकचेन है, यानी एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट, कंसेंसस और डाटा अवेलेबिलिटी सब इथेरियम पर हो रहा है। कॉस्मोस का ये था कि बॉस, हम आपको SDK नाम की उनकी टूल किट है वो आपको देंगे, आपको एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है, आप खुद की कोई भी एप्लीकेशन बनाओ और अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाओ। तो उसको समझने के लिए ये समझ लो कि उन्होंने जो मॉडल बना दिया ब्लॉकचेन का कॉस्मोस में, वो आपको, अगर आप डेवलपर हो तो इतना आसान हो गया कि मान लो आप कोई भी चीज़ के लिए आपको वेबसाइट बनानी है, तो उसी तरह से आप कोई भी चीज़ के लिए ब्लॉकचेन बनानी है तो कॉस्मोस पर जाकर आप बना सकते हो। अब चैलेंज इथेरियम के साथ भी है और कॉस्मोस के साथ भी है, दोनों की चैलेंज काफ़ी अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज थी कॉस्मोस की, वो वो ब्लॉकचेन या एप्लीकेशन तो आप बना रहे होगी कॉस्मोस के ऊपर, लेकिन उसको सिक्योरिटी जो मिलती है उसकी चैलेंज है, क्योंकि सिक्योरिटी देने के लिए आपको टोकन बांटने पड़ेंगे, या ब्लॉकचेन बना रहे हो तो उसकी क्रिप्टो करेंसी बनानी पड़ेगी, और बहुत बड़े निवेशक चाहिए उसको होल्ड करके स्टेक करने के लिए, नेटवर्क को चलाने के लिए। तो वो चिकन एंड एग्स वाला सिनारियो बन जाता है इनका। आप समझ रहे हो मनीष? तो वो निवेशक कहेंगे कि भाई कोई यूजर्स आए नहीं है, उसके पहले मेरा कैपिटल लॉक हो रहा है, और उसके बाद कब आएंगे, कितने आएंगे, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। और उनको टोकन कमाने को मिल रहा है स्टेकिंग करने से, लेकिन वो बेच भी नहीं सकते क्योंकि उसकी इतनी डिमांड नहीं है, राइट? तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन हो रही थी। तो ईगन लेयर के आने से अब ये हो गया कि ईगन लेयर ने कहा कि हम जो रीस्टेकिंग का मॉडल है हमारा, जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, तो बॉस आप शूटिंग इन द डार्क का हमने एग्जांपल दिया था ईगन लेयर में, जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आपको ब्लॉकचेन बनानी है तो उसके साथ क्रिप्टो करेंसी बनानी पड़ेगी और फिर रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, और उसको हम ये समझते हैं कि हम शूटिंग इन डार्क, और कहीं पर कोई निशाना लग गया, ऐसी आशा करके हम चलते हैं। होप इज़ नॉट द स्ट्रेटेजी जैसे कहा जाता है, राइट? बट दैट वाज
मोटा मोटा कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो ईगन लेयर ने अब क्या कह दिया कि बॉस आपको कॉस्मोस पे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है, आपको ब्लॉकचेन बनानी है, आप टोकन और डिस्ट्रीब्यूशन या क्रिप्टो करेंसी वो सब हेडेक, जो सिक्योरिटी वाला हेडेक है वो हटा दीजिए, वो हम ले लेंगे और वो हम आपको इथेरियम की सिक्योरिटी ब्रिज करके दे देंगे। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने प्लेग्राउंड पर। आपको क्या बनाना है, आपको किलर ऐप बनानी है, आपको किलर ब्लॉकचेन बनानी है, वो बनाइए, सिक्योरिटी आप रेंट कर लेना हमारे पास से। तो ये बहुत ही अहम अपडेट है और इसके बारे में मुझे ये लगता है कि बहुत सारे आने वाले एपिसोड में हम यहाँ का रुख फिर से किया करेंगे। तो वॉच दिस स्पेस, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है ये हफ्ते का। आज की जो आखिरी हेडलाइंस है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सर्कल ने यूएस आईपीओ के लिए एक गुप्त आवेदन दाखिल किया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आवेदन है, दूसरा कि ये गुप्त आवेदन है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और बताइए हमारे सुनने वालों को। ये हेडलाइंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे को, राइट? और ये हेडलाइन पिछले 3-4 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ ट्विटर पर, और मुझे यूएस मंडे, ऑस्ट्रेलिया ट्यूसडे। हाँ जी, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं यूएस में। हाँ जी। तो ये खबर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये गुप्त है और ये सब जगह पर वैल्यू, ये तो ये गुप्त तो है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि यूएस ने आईपीओ के लिए एसईसी को यूएस में अप्लाई किया हुआ है। तो सर्कल है क्या? तो हमारे एक और एपिसोड में हमने बात की है स्टेबल कॉइन्स के ऊपर, वो भी आने वाला है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। लेकिन वो स्टेबल कॉइन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। सर्कल नंबर 2 का स्टेबल कॉइन है, जो है यूएसडीसी, वो सर्कल का यूएसडीसी है। तो आज की डेट में मनीष, इसका मार्केट कैप $25 बिलियन है। और वो $25 बिलियन कहाँ पर है? हमारी बात हुई थी, ये है ट्रेजरी में, यूएस ट्रेजरी में। तो उनका जो यील्ड आता है, तो ये यूएस ट्रेजरी से आ रहा है। और ये ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्ल्ड को डिजिटल इकोनॉमी में स्टेबल कॉइन सप्लाई करना चाहते हैं। तो इन्होंने सोचा था 2022 में लॉन्च करने का अपना आईपीओ, बट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हालांकि तब उनका मार्केट कैप था $9 बिलियन। तो 2024 आते आते बहुत बड़ा हो गया है। और अगर हम ये अप्रूव हो जाता है और ये जिस गति से और जिस दिशा में जा रहा है, मुझे आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होगा अगर ये few $100 बिलियन या अगले 5 या 10 साल में $1 ट्रिलियन पर भी हो सकता है। बिकॉज ये पाइपलाइन है, यहाँ से ये सब शुरुआत होता है। और मुझे ये भी लगता है, ये स्पेकुलेशन के दौर पर मैं कह रहा हूँ कि यूएस को भी बहुत ही आवश्यक है कि कोई बॉन्ड बायर उनको मिले, क्योंकि उनको जब पैसे छापने हैं तो सामने बायर भी होना चाहिए। तो ये जो फाइनेंस की बारीकियों को समझते हैं, उनके वो समझ जाएंगे कि ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। और मैं क्विकली फिर से आपको एक ट्विटर पर चीज़ शेयर करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है सर्कल के सीईओ का, जर्मी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। मेसारी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो क्रिप्टो रिसर्च, ब्लॉकचेन, वेब3 का रिसर्च फर्म है, और उनके फाउंडर है रायन। उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो 2022 में सर्कल का रेवेन्यू था 800 बिलियन का और नेट प्रॉफिट 150 मिलियन का था। और 2023 में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर ये आईपीओ की परमिशन मिल जाती है एसईसी से, तो सर्कल के लिए बहुत बड़ा उछाल हो सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये भी है, पीटीसी को अप्रूवल मिल गई है, तो ये बहुत ही मुमकिन है कि ये सर्कल को भी अप्रूवल एसईसी से मिल जाए। तो अमूमन उस पर आई थिंक, डोंट कोट मी, शायद, बट मुझे जहाँ तक समझ है 19 दिन से 4 महीने का टाइम होता है, वफ़ा होता है। तो उसके बीच में कभी भी अप्रूवल आ सकती है। तो ये भी बहुत ही, अगर ये अप्रूवल आती है तो अगेन ये बहुत बड़ा पड़ाव रहेगा बिटकॉइन ईटीएफ के बाद। बहुत अच्छा। सो अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो अपडेट्स थे, मज़ा आ गया उनको सुन के, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये जो वीकली अपडेट्स के एपिसोड्स होने वाले हैं, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही हिट होने वाले हैं। तो मनीष, मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे ये सेगमेंट में मार्केट कैप की। तो टोटल वेब3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट कैप था वो $1.81 ट्रिलियन
हाई था, और अब हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हफ्ते के बाद, तो ये करीबन 1.68 ट्रिलियन पर बैठा हुआ है। तो आप रफली अगर हम कह सकते हैं कि 7% ड्रॉप है। वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इतनी हाई बिल्डअप हुई थी 3-4 महीने से। तो जैसे प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं लोग, टेक्निकल और ट्रेडर्स, तो वही हुआ है। और दूसरा, आपके यूएस में आज मंडे और पब्लिक हॉलीडे भी है मार्टिन लूथर किंग की, तो मार्केट कल खुलेंगे तो पता चलेगा अब क्या हो रहा है। तो मनीष, इसके बाद हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और हम चाहेंगे कॉइन गेको पर। तो कॉइन गेको पर अगेन पिछले 7 दिन का आज से लेते स्नैपशॉट। तो हाई वाज 48,494 और लो पॉइंट था 41,753। हालांकि अभी 42,600 के आसपास है बिटकॉइन। तो ये भी क्लियरली 12-14% के आसपास रफली ड्रॉप आया है ये हफ्ते में। और लास्ट में हम कवर कर लेंगे मार्केट एनालिसिस में इथेरियम का। और इथेरियम में हालांकि वीकली चार्ट शुड लुक मच बेटर देन बिटकॉइन। तो वीक की शुरुआत की थी हमने 2200, लोवेस्ट पॉइंट वाज अराउंड 2250 और द हाईएस्ट वाज करीबन $2700। सो वी हैव सीन अ बिग जंप, और आज भी अभी भी हम 2520 के आसपास है, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% अप वीक ऑन वीक। तो इथेरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले 6-12 महीनों में इट इज़ गोइंग टू प्ले मच मोर स्ट्रॉन्गर रोल। ये 2 सेगमेंट मार्केट एनालिसिस में हम सबसे पहले मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन और इथेरियम की हफ्ते क्या सफ़र देखते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल मैट्रिक्स है। आपको याद है हमने बात की थी डीफी लामा की? ओ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें मिलता है, ये सूत्र या इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो हमें मिलेगी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो हब है डीफी लामा, वहाँ से। ये जो ब्रिज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है मनीष मेरे लिए। ये दर्शाता है कि कौन सी चेन पर सबसे ज़्यादा फंड्स फ्लो हो रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा फंड जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो है इथेरियम पर, ऑलमोस्ट 651 मिलियन। दूसरे नंबर पर है आर्बिट्रम, जो इथेरियम का लेयर 2 है, 442 मिलियन। और तीसरे नंबर पर है जीके सिंह, वो भी इथेरियम का एक और लेयर 2 है, जो है 176। तो अमूमन देख सकते हैं टॉप 5 सब फंड जो फ्लो हो रहा है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर ही हो रहा है। तो ये बहुत ही डायनामिक चीज़ है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा उछाल या कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं ये स्क्रीन पर से। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हम वॉल्यूम्स चेक कर लेंगे। तो वॉल्यूम अमूमन जब बात करते हैं तो ट्रेडिंग की बात होती है, तो लेन देन कितना हुआ है। पिछले हफ्ते में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इथेरियम मेन चेन पर हुआ है, $12.5 बिलियन का वॉल्यूम है। उसके बाद नंबर 2 पर है आर्बिट्रम, जो इथेरियम लेयर 2 है, वहाँ पर 6.5 बिलियन का लेन देन हुआ है। और तीसरे नंबर पर है सोलाना, जो अमूमन एक सेपरेट ब्लॉकचेन है खुद, यानी हमने जो राज्य और देश का उदाहरण लिया था, तो ये कम्प्लीटली सेपरेट ब्लॉकचेन है। तो वो नंबर 3 पैदान पर है, अमूमन $528 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। तो ये 2 की मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि कहाँ पर गति आ सकती है, कहाँ पर उछाल आ सकता है, कहाँ पर यूज़र सबसे ज़्यादा चहल पहल कर रहे हैं। और दोस्तों, डेली न्यूज़ और अपडेट्स में अगर आपको रुचि है इसी तरीके से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ताज़ा अपडेट्स को और उनके इंसाइट्स को पाइए। आप इस QR कोड को स्कैन करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल पूछते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।